वीकनेस इज स्ट्रेंथ, वीकनेस को स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ कैसे बनाएं? थोड़ा खुल के बताओ क्या कह रहे हो। सर, जो कमजोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो हर्डल्स होती हैं किसी सक्सेस को अचीव करने, और सफाई के साथ बोलो, किस कमजोरी की बात कर रहे हो? सर हम अपनी वीकनेस की बात बताएं तो मेरा वीकनेस कंसंट्रेशन है, और वो बहुत हद तक एक हर्डल है जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसमें। तो आई वांट टू मेक माय कंसंट्रेशन माय स्ट्रेंथ। हाउ टू मेक? तो सीधे सीधे सवाल ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ाएं कैसे? कितने लोग नहीं कर पाते हो कंसंट्रेट? तुम्हारी वीकनेस कहाँ से? ये तो सार्वजनिक कमजोरी है। बैठो। ये तो मुझे लग रहा है कोई विश्वव्यापी समस्या है। हाँ, कोई है जो कहता हो नहीं कंसंट्रेशन जहाँ चाहते हैं वहाँ हो जाता है? ऐसा भी कोई है? सर हो जाता है, हो जाता है। दो चार हैं जो दावा कर रहे हैं कि जहाँ चाहते हैं मन को वहीं ले जाते हैं। क्या नाम है? शुभी से नाम। शुभी, बैठो। शुभी, एक तो ये कि बात तुम्हारी नहीं है, यहाँ जितने बैठे हैं सभी की है। और दूसरी ये कि आज की नहीं है, सदा की रही है, सदा से रहेगी भी शायद। बात है क्या? जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ये क्या चीज़ है? तुम कब कहते हो कि मन कंसंट्रेटेड है, एकाग्र है? तुम कब कहते हो कि मन कंसंट्रेटेड है? जब एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में सोचना चाहते हैं उसी बारे में सोचते हैं और कोई थॉट्स नहीं आता है। तो तुमने कोई एक चीज़ पकड़ी है और तुम उसी चीज़ के बारे में सोचना चाहते हो। उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि तुमने एक विषय चुना है, एक ऑब्जेक्ट चुना है, और तुम चाहते हो कि थॉट का वही ऑब्जेक्ट रहा है ना? वो किसी और ऑब्जेक्ट पर ना जाए। यही चाहते हो ना? देखो, दो तीन बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी, फिर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता है। पहली तो है कि मन कौन सा विषय चुनता है। मन हमेशा किसी न किसी विषय को पकड़ के तो रखता ही है, यही फितरत है उसकी। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसको चाहिए। कुछ न कुछ ख्याल चलता रहना चाहिए, और हर ख्याल का एक विषय होता है। ठीक है ना? हम सबके मन में तमाम ख्याल चलते ही रहते हैं। अब तुम ये बताओ कि ये कैसे तय होता है कि कौन किस बारे में सोचेगा? मन में विचार तो चलते ही रहते हैं। दुनिया में क्या कोई ऐसा है जिसका मन विचारों से खाली रहता हो? शायद ही कोई। मन विचारों से भरा हुआ ही रहता है, और हर विचार का क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है ना? एक ऑब्जेक्ट। जब भी तुम कहोगे सोच रहा हूँ, तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि किस, बहुत बढ़िया, कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तुम जिस बारे में सोच रहे हो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट या विषय। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, कौन किस बारे में सोचता है? दुनिया में इतने लोग हैं, सब सोच रहे हैं। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। ये तय कैसे होता है कि कौन किस बारे में सोच रहा है?
उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं या जो वो इमेजिन कर रहा है कि फ्यूचर में हो, वो उसकी वजह से। तुम्हारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं अब तक शुभी, जीवन में काफ़ी लंबा जी चुकी हो। क्या जितनी भी घटनाएं घटी हैं तुम्हारे दशकों के जीवन में, सबके बारे में सोचती रहती हो? सब याद भी हैं? जितनी घटनाएं आज तक तुम्हारे साथ घटी हैं छोटी बड़ी, उनका कितना प्रतिशत याद है? कोई दावा करेगा कि 50% याद है? कोई दावा करेगा कि आज तक जितनी घटनाएं घटी हैं उनका 5% भी याद है आज तक? कोई दावा करेगा कि आज सुबह से लेकर अभी तक जितनी घटनाएं घटी हैं, जितनी माने जितनी प्रतिपल की घटना, उसका 50% भी याद है? मुश्किल हो जाता है ना? तुम इस हॉल में आए हो, तभी से लेके अब तक जितनी घटनाएं घटी हैं, क्या याद है सारी? और जितनी माने जितनी, मैं उनकी ही बात नहीं कर रहा जो तुम्हें याद है, मैं सारी घटनाओं की ये बात कर रहा हूँ, नहीं ना? तो तुमने कहा कि हर आदमी वही सोचता है जो उसका अनुभव हो चुका है, पर क्या तुम अपने सारे अनुभवों के बारे में सोचते हो? नहीं। तुम अपने कौन से अनुभवों को याद रखते हो? सर, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में चिंतित, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का ने तो पूरी बात तुरंत पकड़ ली। अनुष्का ने कहा या तो बहुत अच्छा लगे या बहुत उसने चिंता दी हो, बड़ा तनाव दिया हो, यानी कि बड़ा दहशत वाला हो, या तो बड़ा प्रिय या बड़ा अप्रिय। दो ही बातें याद रहती हैं। हम जो पूरी धार पकड़ रहे हैं इसको छोड़ना नहीं। हमने यहाँ से शुरू किया था कि एकाग्रता क्या है। एकाग्रता से हम यहाँ पर आए कि एकाग्रता का अर्थ होता है कि मन किसी एक विषय पर जा कर के बैठा रहे। फिर हमने कहा कि मन सोचता तो रहता ही है और सोचने के विषय हमेशा अलग अलग हैं। तो हमने जानना चाहा कि मन क्या सोचता रहता है। तो किसी ने कहा कि मन अपने अनुभवों के बारे में सोचता रहता है। फिर हमने जानना चाहा कि कौन से अनुभवों के बारे में। तो अब बात खुल रही है कि मन अपने सबसे पसंदीदा या सबसे अप्रिय अनुभवों के बारे में ही सोचता रहता है। ये जो पूरी लाइन है इसको छोड़ना नहीं। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। क्या सब लोगों को एक ही बात प्रिय होती है? क्या सब लोगों को एक ही बात अप्रिय होती है? किसको क्या पसंद है और किसको क्या नापसंद है, ये कैसे तय होता है? अपने नजरिए से। नज़रिया कहाँ से आता है? ध्यान से देखो। थिंकिंग से। वो कहाँ से आती है? थिंकिंग से। वो कहाँ से आती है? वर्ड से। सर, वो जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, सबको देख के थिंकिंग आती है। चीन और जापान में तनाव चल रहा है। चीन का पलड़ा भारी है। चीन का पलड़ा भारी है। ये बात किसको प्रिय लगेगी और किसको अप्रिय? चीन का पलड़ा भारी है, ये किसको बात पसंद आएगी और किसको नापसंद? चीन तो कोई है नहीं ना, चीनी होते हैं, तो किसको पसंद आएगी? तो अगर तुम चीनी हो तो तुम्हें क्या प्रिय लगेगा?
चीन का जीतना। और अगर तुम जापानी हो तो तुम्हें क्या प्रिय लगेगा? तो खबर आई कि चीन हावी हो रहा है और तुरंत कोई खुश हो गया और तुरंत कोई उदास हो गया। एक ने सोचा वाह और एक के दिल से निकली आह। ये बात, ये नज़रिया, ये सोच कहाँ से आई दोनों में? चीनी में भी जापानी में भी। ये कहाँ से आई? खबर कैसा? खबर आई। खबर तो दोनों के लिए एक थी, एक समान खबर आई। खबर दोनों के लिए एक ही आई। इधर बैठे हैं चीनी और इधर बैठे हैं जापानी और एक खबर आई है। क्या खबर आई है? चीनी ने कुछ और सोचा और जापानी ने उसका बिल्कुल विपरीत सोचा। तो ये दोनों की सोच कहाँ से आ रही है? जल्दी से बताओ। अच्छा, अब ये चीनी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ जापानी बच्चे बैठे हैं। वो भी मान लो 14-14 साल के हैं। तो जैसे ही बताया जाएगा कि चीन का पलड़ा भारी है तो चीनी बच्चे क्या कहेंगे? 14 साल वाले। और जापानी बच्चे? इन बच्चों की उम्र कम करते जाते हैं। अब ये 14 साल के नहीं हैं, ये 6 साल के हैं। ये 6 साल के चीनी बच्चे, 6 साल के जापानी बच्चे। खबर आती है चीन जीत रहा है। इधर के बच्चे क्या कहेंगे? 6 साल के हैं। हाँ ठीक। इधर के क्या कहेंगे? अब बच्चों की उम्र और कम हो गई है। अब बच्चे बिल्कुल मासूम हो गए हैं, 2 साल के, 2.5 साल के। उन्हें खबर दी गई चीन जीत रहा है, कोई मतलब नहीं, सोच नहीं आई। अब तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हारे दिमाग को प्रिय लगता है और जो अप्रिय लगता है वो कहाँ से आता है? अरे वो थिंकिंग कहाँ से आई? एज ने तुम्हें क्या दिए? 2-2.5 साल के बच्चे और 6 साल के बच्चे में सोच का अंतर कहाँ से आ गया? उस एक्सपीरियंस का अर्थ क्या है? वो अनुभव एक ही चीज़ है, एक ही बात है, उससे तुम्हें अलग अलग अनुभव होंगे ना। अनुभव का आधार क्या है? चीन जीत रहा है, इनको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और इनको बड़ा बुरा अनुभव हुआ। उस अनुभव का क्या आधार है? सराउंडिंग। सराउंडिंग, जो कुछ भी आसपास है। क्या मैं कहूँ माहौल? क्या मैं कहूँ वातावरण? क्या मैं कहूँ दूसरे स्थितियाँ, लोग? क्या कहूँ? तो सोच कहाँ से आई? दूसरों ने दी। यहाँ जो चीनी बच्चे थे उन्हें दूसरों ने क्या सिखाया? जापानी बच्चों को क्या सिखा दिया गया? तो तुम्हारी सोच क्या तुम्हारी होती है? तुम्हारे नज़रिए क्या तुम्हारे होते हैं? अब देखो बात कहाँ तक पहुँची। हमने पूछा था मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता। हमने कहा एकाग्रता का मतलब है कि मन किसी एक ख़ास विषय पर जाके बैठे। फिर हमने कहा कि मन तो अलग अलग विषयों पर जाकर बैठा ही रहता है, हम सोचते ही रहते हैं। तो फिर हमने जानना चाहा कि मन कौन से विषय चुनता है। कौन से विषय चुनता है बैठने के लिए। तो वहाँ से अनुष्का ने बताया कि मन 2 ही विषय चुनता है, जो उसे बहुत पसंद हो या जो उसे बहुत नापसंद हो। तो फिर हमने जानना चाहा कि ये पसंद नापसंद ये सारा नज़रिए हमें मिलते कहाँ से हैं। तो अब हमें पता चल रहा है कि वो हमें हमारे माहौल से मिलते हैं, अगल बगल से। तो अंततः
मन कहाँ जाके बैठता है, मन किस वस्तु पर एकाग्र हो जाता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? माहौल से मिला। इसको कहते हैं मन का संस्कारित होना। इसी को मन की कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मन की। तो अब हम शुभी का सवाल थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि मन एकाग्र तो होता ही है, एकाग्रता कोई समस्या नहीं है। लगता हमें यही है कि एकाग्रता समस्या है, एकाग्रता समस्या नहीं है, मन एकाग्र तो होता ही है। अब प्रश्न ये है कि मन इस प्रकार के विषयों पर क्यों एकाग्र होता है? तुमने एक विषय कहा, उस पर नहीं एकाग्र हो रहा, वो कहीं और जाकर के बैठना चाहता है, और हमने देखा है कि मन वहीं जाकर के बैठता है जैसा उसे सिखाया गया है। किसके द्वारा? मन उड़ उड़कर वहीं बैठेगा जहां बैठने की उसको लगातार माहौल द्वारा शिक्षा दी गई है। एकाग्रता की कोई समस्या है ही नहीं। कोई मूवी देखने जाते हो, फिल्म देखने, देखा है कितने एकाग्रचित्त होकर देखते हो? क्या तब तुम ये शिकायत करने आते हो कि सर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे? क्रिकेट मैच देखते हो, देखा है कितने एकाग्र होकर देखते हो? क्या तब तुम ये शिकायत करते हो कि सर एकाग्रता नहीं बनती? तो तुम्हारे पास एकाग्रता की कोई कमी नहीं है, तुम सब एकाग्र होना जानते हो। प्रश्न ये है कि हम किन विषयों पर एकाग्र होते हैं, हमने मन को कैसा संस्कारित किया है, हमने किन जगहों पर मन को रुचि लेना सिखा दिया है। मन के पास अपने कोई इंटरेस्ट नहीं होते, कोई रुचियां नहीं होती। कभी ये दावा मत करना कि मेरी रुचि इस काम में है। सारी रुचियां मन को सिखाई जाती हैं। एक विद्वान ने एक बच्चे के मन के लिए नाम दिया है टेबुला रासा, खाली स्लेट, खाली स्थान। उसमें कुछ लिखा नहीं होता, न रुचि लिखी होती है न अरुचि लिखी होती है। तुम उसमें रुचियां अरुचियां खुद भरते हो। तुम्हारे जीवन के प्रारंभ में वो रुचियां अरुचियां भरी जाती हैं माहौल द्वारा, जिस माहौल पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, और एक उम्र के बाद वो रुचियां अरुचियां तुम्हारे ही द्वारा भरी जाती हैं। तुम जैसी ट्रेनिंग दे रहे हो मन को, मन उसी के अनुसार एकाग्रता का विषय चुन लेता है। तुमने जो धारणाएं बना रखी हैं उसी के अनुसार मन कहीं पर जाकर के बार बार बैठने की शिक्षा पा लेता है। उदाहरण देता हूं, अगर तुमने ये धारणा बना रखी है कि जो भी किया जाए वो अंततः किसी परिणाम के लिए किया जाए, अगर जीवन के बारे में तुमने ये धारणा पाल ली है किसी कारणवश, किसी प्रभाववश, कि जो भी किया जाए वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए, तो तुम्हारा मन लगातार एकाग्र रहेगा उद्देश्य पर। नतीजा क्या होगा कि तुम जो कर रहे हो मन उसमें कभी एकाग्र नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को?
क्योंकि उद्देश्य तो दूर कहीं भविष्य में बैठा हुआ है। और यदि तुम्हारे मन में ये बात भर दी गई है कि जीवन इसलिए है ताकि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, तो तुम जो कुछ भी करोगे, छोटा काम बड़ा काम, तुम्हारा मन कभी उसमें लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये बता दिया गया है कि काम छोटा है और उद्देश्य बड़ा है। तुम्हें ये बता दिया गया है कि राह महत्वहीन है, मंजिल महत्वपूर्ण है। अब ये तो बड़ी मज़ेदार बात हो गई, क्योंकि यदि राह महत्वहीन है तो तुम चलोगे कैसे? किसी पढ़ने वाले को अगर ये बता दिया जाए कि पढ़ाई इसलिए है ताकि परिणाम अच्छे आ सकें, तो फिर पक्का ही है कि वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा कहाँ रहेगी? परिणाम पर। और यदि उसे ये बता दिया जाए कि बिना पढ़े भी परिणाम हासिल हो सकता है, तो वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके मन को संस्कार ही ये दे दिया गया है कि महत्वपूर्ण क्या है? परिणाम महत्वपूर्ण है। परिणाम मिल रहा है, बिना पढ़े मिलता है तो अच्छी बात है। किसी को यदि यह संस्कार दे दिया जाए कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर वो कभी भी प्रेमपूर्ण होकर के किसी काम को नहीं कर पाएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है, काम या पैसा? उसको तो ये शिक्षा दे दी गई है कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। उसका काम में जी कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि काम अब उसके लिए मात्र एक माध्यम है, सिर्फ एक जरिया है क्या करने का। और जब भी कुछ भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरिया बन जाता है, तो तुम उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देते हो। वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक उपयोग की चीज़ हो जाता है। तुम उपयोग करोगे और उसका तिरस्कार कर दोगे। तुम उसमें डूब नहीं सकते, तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते, उसका उपयोग बस कर सकते हो। और उपयोग में और प्रेम में अंतर होता है ना, कि नहीं होता है? बात समझ में आ रही है? तो एकाग्रता प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न ये है कि हमने मन को क्या सिखाया है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तुमने मन को जो भी सिखाया होगा कि ये महत्वपूर्ण है, मन वहीं पर जा कर के बैठ जाता है। फिर से बोल रहा हूं, एकाग्रता की कोई कमी नहीं है, एकाग्रता कोई मुद्दा ही नहीं है। एकाग्र तो हम सब हो ही जाते हैं। सवाल ये है कि कहां पर एकाग्र हो जाते हैं। कहां पर एकाग्र होगा मन? मन वहीं एकाग्र होगा जो मन को बता दिया गया है कि महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं अब कि तुमने जीवन में किन बातों को महत्वपूर्ण मान रखा है, और पक्का बता रहा हूं, जो कुछ भी तुमने महत्वपूर्ण मान रखा है वहां ही जा करके तुम्हारा मन बार बार अटक जाता है। उसी डाल पर तुम्हारा पंछी जाकर बार बार बैठ जाता है। तो गौर से देखो अपने मन को और उससे पूछो कि क्या है जो तूने महत्वपूर्ण मान रखा है। किन मूल्यों को पकड़ करके बैठा हुआ है तू?
तेरी धारणाएं क्या हैं? जो तुम्हारी धारणा होगी वहीं तुम एकाग्रचित्त हो जाओगे। मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम में से कितने लोगों ने वाकई में ये माना है, पूरी ईमानदारी से माना है कि जीवन में और सब चीज़ों से ज़्यादा ज्ञान महत्वपूर्ण है? जिस किसी ने ये पूरी गहराई से माना होगा, सिर्फ दावा करने से नहीं होगा, बात ईमानदारी की है। जिस किसी ने पूरी गहराई से ये माना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, उसको तो एकाग्रचित्त होते देर ही नहीं लगेगी ना। वो कहेगा ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ज्ञान खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं खाने नहीं जा सकता, ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान मेरे रिश्ते नातों दुनियादारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन पर आती हुई कॉल का जवाब नहीं दे सकता। पर क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि यदि तुम पढ़ रहे हो तो कुछ भी हो जाए तुम अपने आसन से हिलते नहीं? इसका अर्थ समझो। तुम पढ़ रहे हो और दरवाजे पर तुम्हारा दोस्त दस्तक देता है, तुम पढ़ाई छोड़कर दोस्त के साथ चल देते हो। इसका मतलब तुम्हारे मन ने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या माना? अब जब तुमने अपने आप को ये संस्कार दे रखा है कि दोस्ती ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, तो निश्चित सी बात है कि मन किताब से ज़्यादा दोस्त पर एकाग्र होगा। हो गई ना गड़बड़? अब क्या करें? ये तो मन में हमने धारणाएं ही उल्टी पुल्टी भर रखी हैं। तुमने यदि मन को बता रखा है कि जीवन में भय बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर तुम्हारी दृष्टि ये है कि दुनिया भय से चलती है, तो फिर तुम पढ़ोगे कब? और यदि भय नहीं है तो तुम नहीं पढ़ोगे। तो फिर तुम्हारी एकाग्रता भय पर है। तुम भय का इंतजार करोगे, तुम इंतजार करोगे कि परीक्षा की घड़ियां कब पास आएं और भय लगना शुरू हो, और फिर मात्र भय ही है जो तुमसे कुछ करवा सकता है, उसके बिना तुम कुछ करोगे नहीं। अब अभी भय है नहीं तो तुम कैसे पढ़ो? फिर तुम कहते हो एकाग्र नहीं हो पा रहे। कैसे एकाग्र होगे? तुमने महत्वपूर्ण तो किसको माना है? अभी भय ही नहीं है तो एकाग्रता कहाँ से लाई जाए? कोई मिल जाए डराने वाला, दो चार डंडे लगाए, तुरंत एकाग्रता आ जाएगी। होता है कि नहीं होता है? यदि ऐसा होता है तो समझो कि तुम्हारे मन में उल्टी पुल्टी धारणाएं ठूस दी गई हैं। इस दुनिया ने, समाज ने, परिवार ने तुम्हें कुछ ऐसा सिखा दिया है जो झूठा है। तुम्हें जीवन को देखने की एक नकली दृष्टि दे दी गई है।
तुम जिन बातों को मूल्यवान समझ रहे हो वो मूल्यवान है ही नहीं। तुम्हारा मन उड़ उड़ कर जिस डाल पर बैठ रहा है उस डाल पर ना कोई फल है ना कोई पत्ती। तुम्हारे मन को शिक्षा दे दी गई है सूनी बंजर डालों पर जाकर बार बार बैठ जाने की। मन जा जाकर ऐसी डालों पर बैठ रहा है जिनमें तुम्हारे लिए कोई रस है ही नहीं। तुम्हारे मन को भय से चलने की शिक्षा दे दी गई है। तुम्हारे मन को लालच की शिक्षा दे दी गई है। अब अगर लालच महत्वपूर्ण है तो तुम कुछ भी कब करोगे? जब उसके पीछे कोई लालच खड़ा हो। और यदि लालच नहीं है तो कर ही नहीं पाओगे। यदि लालच नहीं है तो होगा ही नहीं तुमसे। ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। मन को जैसे धारणाओं से संस्कारों से भरा गया उसी तरीके से मन को धारणाओं से मुक्त भी किया जा सकता है। तुम सब होशियार हो। तुम सबके पास क्षमता है सच को समझ पाने की। तुम ध्यान से देखो कि चल क्या रहा है। जैसे जैसे तुम अपने बेकार के मूल्यों से मुक्त होते जाओगे वैसे वैसे तुम पाओगे कि जो कुछ महत्वपूर्ण है वास्तव में महत्वपूर्ण है। मन को उसकी ओर एकाग्र होना बड़ा आसान हो गया है। कबीर का है, पहले तो मन कागा था करता जीवन घात। अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। मन हमारा कागा जैसा कौवे जैसा कर दिया गया है। वो सिर्फ गंदी चीज़ों की ओर जाता है। वो सिर्फ मल विष्ठा ही खाता है। वो जहाँ कहीं दुर्गंध सड़ांध देखता है तुरंत उधर को चला जाता है। अच्छा, दो लोग बैठ कर के व्यर्थ चर्चा कर रहे हैं, मन आकर्षित हो गया। टीवी में सबसे सड़ा हुआ कार्यक्रम आ रहा है, मन तुरंत उधर को पहुंच गया। किसी की निंदा चल रही है, तुरंत हम भी उसमें जुड़ गए। पहले तो मन कागा था करता जीवन घात। और जब मन ऐसा होता है जो सिर्फ मल की ओर आकर्षित होता है तो ये जीवन घात है। तुम अपने जीवन को खत्म किए दे रहे हो। अब मनवा हंसा भया। मन का शोधन किया जा सकता है। मन हंस जैसा हो सकता है। अब तो मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। ऐसा हो सकता है। कैसे करोगे ऐसा? जल्दी बताओ, कैसे करोगे ऐसा? पहले मैंने उसे समझाया था कि ये चीज़ अच्छी है। अब हम उसे समझा रहे कि नहीं ये चीज़ खराब है और ये चीज़ अच्छी है, तो शायद हम इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। समझाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया तरीका है, मन को समझाना पड़ेगा।
कैसे समझाओगे? सर जैसे पहले हमने उसको जैसे कि एक पढ़ाई का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक तरफ पढ़ाई एक तरफ मूवी है, घर में दोनों कमरे, एक तरफ पढ़ाई चल रही है एक तरफ मूवी चल रही है। मूवी का शोर आ रहा है कि मूवी अच्छी है, गाना अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेट उधर ना करके इधर सोचे कि नहीं पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा अच्छी है। मन बड़ा चालाक है, वो खूब तर्क करेगा। वो पूछेगा कैसे, उसे समझाओ। तुम्हें समझाना पड़ेगा, कैसे बताओ। मन कहेगा कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सुख के लिए, कि पढ़ोगे तो पैसा कमाओगे, फिर सुख मनाओगे। मन कहेगा अंततः जब सुख ही पाना है तो अभी बगल के कमरे में मनोरंजन है, चलो उसमें सुख पा लेते हैं। अब मन ने तुम्हें तर्क दे दिया, अब कैसे समझाओगे मन को? मन जीता, तुम हारे। बड़ी दिक्कत हो गई। बैठो, बोलो बोलो, कैसे समझाओगे? मन ने तर्क दे दिया है, जो मैंने अभी कहा वही तर्क दे दिया है मन ने। क्या उत्तर है इस तर्क का तुम्हारे पास? जैसे मूवी चल रही है तो मूवी तो हम बाद में भी देख सकते हैं सर। जब अंततः सुख ही पाना है तो अभी क्यों ना सुख ले लूं, बाद में क्यों लूं? अभी सुख लेंगे तो सब बाद में दुख हो जाएगा। बाद में मूवीज की कोई कमी आ जाने वाली है तो दुख कहाँ आ रहा है बाद में? और फिर जब सुख के लिए है सब कुछ, और अगर मैं कह रहा हूं कि अंततः सुख मिलेगा तो फिर मुझे अभी क्या मिल रहा है? दुख। तुम मन को जो प्रक्रिया बता रहे हो कि अभी ये करो, अभी वो करो और आखिर में सुख मिलेगा, तो मन तुम्हें तर्क देगा कि आखिर में सुख मिलेगा, मतलब अभी क्या मिल रहा है? दुख। तो कहेगा अभी ही सुख क्यों ना ले लूं, चलो घूमने चलते हैं, सुख ले लेते हैं। अभी का दुख छोटा है, बाद में बड़ा होगा। अभी का दुख जो है वो छोटा है, बाद में दुख बड़ा होगा। मन कहेगा बाद की देखी किसने है, क्या पता जिएंगे भी कि नहीं। क्या पता बाद में क्या होगा, पर मुझे ये पता है कि अभी सुख उपलब्ध है, मैं अभी क्यों ना उसमें नहा लूं। और मन यही कहता है। मन के पास बड़े बड़े तर्क हैं, मन कहता ही यही है। अब तुम क्या जवाब दोगे? फिर सुख और दुख की डेफिनेशन चेंज करनी होगी। अरे शाबाश, बैठो बैठो बैठो, बड़ा बढ़िया लग रहा है, सब बैठ जाओ। तो सुख और दुख को पुनर्परिभाषित करना होगा। बहुत बढ़िया। शुरू हमने करा था एकाग्रता से, और बात चलते चलते कहाँ आ गई है कि जब तक हमें यही नहीं पता कि सुख कहाँ और दुख कहाँ, तब तक हमारी एकाग्रता गड़बड़ ही रहेगी। मन गलत डाल पर ही बैठेगा। एकाग्र तो होगा पर एकाग्रता का विषय गड़बड़ रहेगा। तो चलो अब सुख और दुख की कोई नई परिभाषा खोजते हैं। बताओ क्या नई परिभाषा खोजनी है सुख की और दुख की? हाँ, दुख सुख है, सुख दुख है। बोलो। चलो एक नई परिभाषा देखते हैं सुख की, ठीक है? पहली बात, सुख समय पर या स्थिति पर आश्रित ना हो तभी वो सुख है।
जो सुख भविष्य का है वो सुख है ही नहीं, वो मात्र, बहुत बढ़िया, जो सुख भविष्य का है वो सुख है ही नहीं, वो क्या है? कल्पना। कल्पना मिथ्या, कल्पना मिथ्या होती है। तो सुख कौन सा हुआ फिर? एकमात्र जो, यदि भविष्य में जो है वो सुख है ही नहीं, तो एकमात्र सुख कौन सा हुआ? जो कि, बहुत बढ़िया, जो कि अभी है, प्रेजेंट में। बढ़िया। दूसरी बात, सुख समय पर तो आश्रित है ही नहीं, सुख परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति पर भी आश्रित नहीं हो सकता। सुख किसी और पर निर्भर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एकमात्र सुख कौन सा हुआ? जो पूरी तरीके से मेरा है, जो आंतरिक है, जो किसी और के मिलने से नहीं मिल सकता। कि मैं कुछ हासिल कर लूं, कोई पद, कोई व्यक्ति, कोई मुकाम, तो मुझे मिलेगा। दोनों बातों को मिलाओ। पहली बात से ये निकल के आया कि वास्तविक सुख अभी है, और दूसरी बात कि वास्तविक सुख दूसरे पर निर्भर नहीं है, आंतरिक है, मेरा है। यदि सुख की हम ये नई परिभाषा रख सकें, तो सुख चाहने वाले मन को अब क्या करना पड़ेगा? मन सुख ढूंढता है, मन को जहाँ सुख दिखता है वहीं जाकर बैठता है। अब हमने मन को बताया कि सुख अभी है और सुख आंतरिक है, तो अब मन को कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं। बहुत बढ़िया। अब मन को कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं भी नहीं। तो मन कहाँ रहेगा? अपने पास। तुम जहां भी हो मन, तुम जो भी कर रहे हो मन, एकाग्रता की समस्या हल हो गई। तो एकाग्रता की समस्या मूलतः ये समस्या थी कि हमने सुख की परिभाषा गलत कर रखी थी। हमें बता दिया गया था कि सुख कहाँ पर है? फ्यूचर में। और हमें बता दिया गया था कि सुख कैसे मिलता है? दूसरों के द्वारा, कुछ हासिल कर लेने पर। कोई हमें मान्यता दे दे, दूसरे आकर के हमारी तारीफ कर दें, दूसरा हमें प्रेम करने लगे। हमें दो गलत बातें ये बता दी गई थी सुख के विषय में। फिर से हम दोहराएंगे। क्या थी वो दो गलत बातें? पहली क्या थी कि सुख कहाँ है? भविष्य में। और दूसरी क्या थी कि सुख कैसे मिलता है? तो इसका नतीजा क्या होता था कि मन कहाँ को भागता था? दूसरों की ओर। और समय में कहाँ को भागता था? भविष्य की ओर। पर जैसे ही तुमने मन से कहा कि ध्यान से देख, भविष्य में तो मात्र कल्पना है, सुख नहीं। जैसे ही तुमने मन से कहा ध्यान से देख, दूसरों से सुख कैसे मिल सकता है? जो सुख दूसरों से मिला है उसमें तो डर रहेगा कि कहीं छिन न जाए। आश्रित हूं, दूसरों पर छिन सकता है। तो इसीलिए वास्तव में सुख सिर्फ मेरा हो सकता है, अपनी आंतरिक मौज।
कभी न छिनने वाली मस्ती। अब मन कहीं उड़ करके जाएगा नहीं, उसे आवश्यकता ही नहीं कहीं जाने की ना। तुमने मन को स्पष्ट कर दिया कि सुख कहाँ है, आंतरिक है, और समय में कहाँ है। तो अब मन को कहाँ होना पड़ेगा। पर बात सिर्फ मेरे कह देने की नहीं है, इतने भर से तुम्हारी एकाग्रता शुद्ध नहीं हो जाएगी। तुमको मन से बातचीत करनी पड़ेगी। अभी तो बस मैंने कहा है, आगे का काम तुम्हें करना है। तुम्हें मन से बातचीत करनी है कि जो कर रहे हैं उसी में, और मुझे दूसरों पर भी आश्रित नहीं रहना है। ठीक है ना। उसके बाद देखना, जहां तुम हो मन वहीं रहेगा, कभी भागेगा नहीं। बात आ रही है समझ में?